हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में और एफआईएस और डीआईएस के डेटा को भी जो है वो बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे और कुछ स्टॉक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और कुछ बजट रिलेटेड न्यूज़ है जिसको भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। सो आज के दिन की अगर बात करें तो आज के दिन एफआईएस ने जो है वो लगभग 1785 करोड़ के आसपास की बाइंग की है और डीआईएस ने जो है वो लगभग 550 करोड़ की या 530 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो दोनों ने। सो इस महीने की शुरुआत जो है वो अच्छी देखने को मिल रही है, दोनों की तरफ से जो है वो बाइंग ही देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जनवरी का जो महीना है वहाँ पे 41,000 करोड़ के आसपास का सेलिंग देखने को मिला और उसके पहले भी देखें तो 14,000 करोड़ के आसपास के जो है वो सेलिंग ही देखने को मिला। मैंने पहले भी कहा कि जो पैसा है वो पूरा चाइना के अंदर जाते हुए देखने को मिल रहा है। अभी एफआईएस को ऐसा लग रहा है कि चाइना का जो मार्केट है वो थोड़ा सा चीपर प्राइस पे उनको अवेलेबल है स्टॉक्स और इंडेक्सेस, तो वहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं और इंडियन मार्केट्स थोड़े से ओवर वैल्यूड रख रहे हैं जिस वजह से यहाँ पे सेलिंग चल रही है। बट ये भी जो है कभी ना कभी थमेगी, 3 महीने 6 महीने के अंदर इनको चाइना भी जो है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगने लगेगा, वापस से इंडिया के अंदर आएंगे। सो ये जो है वो सिलसिला चलता रहेगा। लास्ट मंथ अगर देखें तो 33,000 करोड़ के आसपास की बाइंग और 24,000 करोड़ की बाइंग जो है वो दिसंबर के महीने के अंदर डीआईएस करते हुए देखने को मिले। सो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो मार्केट के अंदर पैरेलली पंप हो रहा है। सो यहाँ से निकल भी रहा है तो यहाँ पे आ भी रहा है। सो ये भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर इंडिया। सो आज के दिन की अगर जुबिलेंट फूड की मैं बात करूँ तो जुबिलेंट फूड के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो गिरावट है वो देखने को मिली। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सितंबर का जो क्वार्टर था, सितंबर के क्वार्टर में लगभग 1301 के आसपास की जो इनकी सेल्स देखने को मिली और यहाँ पे अगर इस क्वार्टर की बात करेंगे तो 1332। तो सेल्स के अंदर आप देखेंगे तो 32 करोड़ के आसपास की जो बढ़त है वो देखने को मिली। सो कंपनी ने सेल्स जो है वो अच्छे किया, बट कंपनी के खर्चे अगर देखेंगे तो 990 करोड़ से जो बढ़ के हैं वो लगभग 1045 के आसपास। सो लगभग 50-60 करोड़ के आसपास का जो इजाफा है वो इनके सेल्स खर्चे के अंदर बढ़ते हुए देखने को मिला। प्रॉफिट की अगर बात करो तो प्रॉफिट जो है वो घट के 132 करोड़ से 80 करोड़ के आसपास जा चुका है। सो अभी इसका मेजर रीज़न अगर आप देखेंगे तो ओपीएम है कि कंपनी जो है कितना माल बेचती है, कितने में माल खरीदती है, या अपने खर्चे निकालने के बाद कितना परसेंट पैसा जो है वो कंपनी के पास बचता है। तो यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 24% से गिर के जो है वो 22% के आसपास आ चुका है। तो 1% भी अगर गिरता है तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। यहाँ पे लगभग 2% के आसपास गिर चुका है। एक साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो 26% के आसपास था, बट अभी के लिए देखें तो 22% के आसपास। लास्ट क्वार्टर में जो था वो 24% के आसपास थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा था, बट वहाँ से वापस से गिरते हुए देखने को मिला। इसका मेजर रीज़न अगर देखें तो इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बड़ा कारण है जिस वजह से जुबिलेंट फूड के अंदर इस बार काफ़ी ज़्यादा क्रैश देखने को मिला। उसके साथ और एक रीज़न है जो कि मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूंगा। अब पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो है प्रोमोटर होल्डिंग है, तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो लगभग 41.94 के आसपास स्टैगनेंट देखने को मिल रहा है, मतलब प्रोमोटर कोई माल बेच नहीं रहे। तो ये जो है वो पॉजिटिव बात है। सेकंड अगर टैब अगर आप देखेंगे तो ये जो है एफआईएस का टैब है। एफआईएस अगर देखेंगे सितंबर और जून के क्वार्टर के अंदर, जून के क्वार्टर के अंदर सबसे हाईएस्ट थी लगभग 41.72। वहाँ से कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर बिकवाली देखने को मिल रही है और अभी अगर देखेंगे लास्ट क्वार्टर से भी तो 2% के आसपास की जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। 28.66 से गिर के वापस से इन्होंने अपना जो माल है उसको काटा है। तो एफआईएस सबसे ज़्यादा सेलिंग अगर इंडियन मार्केट्स के अंदर कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट वहीं पे होगा सब जहाँ पे एफआईएस का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। सो इनका इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे था, इसलिए अगर देखेंगे तो जुबिलेंट फूड को नंबर्स अच्छे आने के बावजूद भी देखेंगे तो स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो रही है। पिछले क्वार्टर के अंदर भी जो नंबर्स थे वो अच्छे आए थे, बट स्टॉक के अंदर कोई भी प्राइस मूवमेंट आपको देखने को मिला नहीं मिला, जिसका मेजर रीज़न अगर आप देखेंगे तो एफआईएस की सेलिंग देखने को मिल रही है। वहाँ पे भी 29.80 से 28.66 हो चुका था। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस अगर देखें तो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे हैं, 10.63 के आसपास थे, बट अभी के लिए देखें तो 10% के आसपास का जो बाइंग है वो भी डीआईएस ने किया है। पब्लिक की मैं बात करूँ तो पब्लिक ने भी जो है लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर माल को जो है वो एडिशन किया है। सो काफ़ी अच्छी बात है कि क्वालिटी स्टॉक के अंदर एडिशन पब्लिक ने किया है। सो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट यही एफआईएस की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। सो अगर आप एडिशन नहीं करना चाहते, एवरेज नहीं करना चाहते
और आपने जो है रिक्वायर्ड क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो के अंदर जमा कर लिए, तो मैं यही कहूँगा कि वेट एंड वॉच करिए। जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छी है, बट कंपनी ने आउटलेट्स भी काफ़ी ज़्यादा खोले हैं इस बार, तो कंपनी जो है वो एक्सपांशन भी करते जा रही है। तो इनके सेल्स जो है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, और इवेंचुअली जो है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का इशू भी रिजॉल्व होते हुए देखने को मिलेगा जैसे ही इन्फ्लेशन कूल ऑफ होएगा। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है एस्ट्रल पाइप्स। एस्ट्रल पाइप्स की अगर बात करूँ तो कंपनी ने जो है वो 30th ऑफ जनवरी को अपने शेयर होल्डर्स को बता दिया था सेबी को फाइलिंग करके कि कंपनी जो है वो 7 फरवरी को अपने नंबर्स पेश करेगी। नंबर्स के साथ साथ कंपनी जो है वो प्रपोजल मतलब सोच सकती है कि बोनस के शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को दे, और उसकी रिकॉर्ड डेट भी जो है वो सेट हो सकती है। सो अभी के लिए न्यूज़ ही है, बट कंपनी काफ़ी अच्छी है, मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है, बट जल्दी मैं जो है इसको ऐड करूँगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर। सो जहाँ जहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिले वहाँ पे आप एडिशन कर सकते हो, बट 7 फरवरी का आप वेट कर सकते हो, जहाँ पे आप Q3 के नंबर्स आप देख लो, उसके बाद जो है आप एडिशन कर सकते हो। क्योंकि अगर बोनस की अगर इन्होंने अगर डिक्लेयर नहीं किया, या बोनस के अंदर अगर इनका विचार जो है वो नेगेटिव साइड पे आया, तो स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, और वहीं अगर पॉजिटिव आया तो तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। सो निफ्टी 50 की बात करें तो आज के दिन थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, हालांकि तेज़ी थी, बट वहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 1-1:30 बजे के बाद जो है वो मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, और वहाँ से 300 पॉइंट के आसपास की जो गिरावट है वो मार्केट के अंदर देखने को मिली। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो लगभग 18,000 के आसपास पहुँच चुका था, वहाँ से निफ्टी 50 के अंदर गिरावट हुई। तो इसके मेजर रीजंस अगर देखें तो एक तो अडानी ग्रुप का जो नेगेटिव सेंटीमेंट है, क्योंकि एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स अगर देखें तो निफ्टी 50 का हिस्सा है। सो वहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिले, जिस वजह से निफ्टी 50 को भी अफेक्ट होगा, क्योंकि अडानी ग्रुप के 2 शेयर जो है वो निफ्टी 50 का हिस्सा है। सो 50 स्टॉक जैसे परफॉर्म करेंगे, पॉजिटिव परफॉर्म करेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव परफॉर्म करेंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। दूसरी अगर बात करें तो बजट के अंदर जो इंश्योरेंस स्टॉक के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एक अलार्म था कि 5 लाख के ऊपर से अगर 5 लाख ऊपर अगर प्रीमियम जाएगा तो वहाँ पे जो है वो टैक्स इनको भरना पड़ेगा। सो जिस वजह से अगर देखें तो बजाज फिनसर्व, LIC, HDFC लाइफ, ऐसी जितनी भी कंपनीज थी वहाँ पे थोड़ा सा डिसरप्शन देखने को मिला, जिस वजह से उन्होंने भी जो है निफ्टी 50 को थोड़ा बहुत गिराने के अंदर कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिले। सो अभी के लिए बात करूँ तो निफ्टी 50 का जो है 17,400 के आसपास का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो इसको ब्रीच करेगा तो और भी जो है वो नीचे के डाउन साइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। वैसे भी FIs की जो है वो कंटिन्यूसली बिकवाली देखने को मिल रही है। सो वहाँ से अगर कोई पॉजिटिव संकेत आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर रिकवरी आएगी। तब तक जो है एक तो अडानी ग्रुप का जो सेंटीमेंट है वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। अभी के लिए देखें तो निफ्टी 50 का जो पी है वो लगभग 20.7 के आसपास देखने को मिलता है। सो अभी के लिए जो है 20 अगर रहता है तो थोड़ा सा एवरेज पी देखने को मिलता है, तो अभी भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड देखने को मिलता है। सो उसके बाद अगर 19 के आसपास अगर आएगा, क्योंकि मैंने देखा था कि जून में जो निफ्टी का पी था वो लगभग 19 था, और वहाँ पे निफ्टी 50 का जो लेवल था वो 15,500 के आसपास देखने को मिल रहा था। सो अगर और गिरावट होती है और पी जो है वो खिसक के 19 के आसपास जाने की अगर कोशिश करेगा तो आपको हो सकता है कि 15-16 हज़ार के लेवल्स भी देखने को मिले। बट मैं ये सब कोई प्रेडिक्ट करना नहीं चाहता, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि 17,400 के आसपास का सपोर्ट है। पॉजिटिव अपसाइड भी हो सकते हैं, नेगेटिव अपसाइड हो सकते हैं, क्योंकि अभी ग्लोबल सिचुएशन जो है वो चेंज होते जा रहे हैं और एवरी डे कुछ ना कुछ नई न्यूज़ आ रही है। तो पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो हो सकता है कि पॉजिटिव पंप या बाउंस देखने को मिले, और नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव। तो आजकल के मार्केट के अंदर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो कोई काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि रेजिस्टेंस तो जा ही नहीं रहा, तो सपोर्ट कोई काम नहीं कर रहे, मैं यही कहूँगा। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है दीपक नाइट्राइट। लगभग 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, पी अगर देखें तो 27 के आसपास है। कंपनी के अंदर काफ़ी जो गिरावट है वो 1 साल के अंदर हो चुकी है, और लगभग 21-22% के आसपास की गिरावट है। उसके बाद भी अगर देखिए 5 साल में कंपनी ने 641% के आसपास के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है। ये भी जो कंपनी है इसके नंबर्स अगर आप देखें तो 7 फरवरी को कंपनी ने बताया कि 7 फरवरी को नंबर्स पेश करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो 7 फरवरी के बाद ही लेना, जब आप नंबर्स देख लो। क्रूड ऑयल के प्राइजेज जो है वो Q3 के अंदर गिरते हुए देखने को मिले, तो इनका जो प्राइजेज है रॉ मटेरियल बाइंग प्राइजेज वो हो सकता है कि गिरे हों, तो इनका जो मार्जिन है वो सुधर सकता है। तो हो सकता है कि नंबर्स के अंदर अगर सेल्स अच्छा किया होगा तो हो सकता है कि इनके जो है नंबर्स पॉजिटिव देखने को मिले, और स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत अपसाइड न्यूज़ की वजह से होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि ये स्टॉक के ऊपर लॉन्ग टर्म बेट के लिए
अगर मैं मैक्सिमम चार्ट बताऊं तो कंपनी ने जो है वो 10,000% के आसपास के रिटर्न जो है वो बनाए हैं। एक साल में भी मैंने बताया कि 600%। तो जो है आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा 5 साल में, अगर तो 5 साल में कौन से साल में पैसे बनेंगे वो किसी को नहीं पता होता है। तो हो सकता है कि 1-2 साल 1-1.5 साल मार्केट प्रेशर में रहे और आपके पैसे ना भी बने, तो वो जितना भी कॉम्पनसेशन है हो सकता है कि थर्ड ईयर के अंदर कॉम्पनसेट हो जाए। तो आपको जो है थोड़ा सा टाइम मार्केट के अंदर स्टॉक्स को देना पड़ेगा। अगर एच डी एफ सी लाइफ की बात करूं तो आज के दिन यहाँ पे भी जो है काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। एल आई सी की बात करूं या बजाज फिनसर्व की बात करूं, तो जितनी भी इंश्योरेंस वाली कंपनी थी सबके अंदर जो है वो गिरावट देखने को मिली, जिसका बड़ा रीज़न यही था कि 5 लाख के ऊपर अगर आप प्रीमियम भरेंगे तो उसके ऊपर जो है टैक्स भरना पड़ेगा। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर किसी के ऊपर भी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन होता है कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो इंश्योरेंस भी जो है वो एक प्रोडक्ट ही है। तो अगर टैक्स इम्प्लीमेंटेशन होगा तो स्टॉक के अंदर गिरावट आएगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की मिलती है और उसको 1,000 लोग खरीद रहे हैं, और अगर उसके ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा और वो अगर 120 की मिलने लगेगी, तो हो सकता है कि 600 लोग ही उसको खरीदे, 400 लोग ऐसा सोचे कि हमारे पास 20 रुपये नहीं है, या 120 रुपये थोड़ी सी ज़्यादा प्राइसिंग है, तो इनके सेल जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि आपको जो है अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है। कोविड के बाद जो है वो थोड़ा सा इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा होते हुए देखने को मिला है। हो सकता है कि इनके नंबर्स आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि ये जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की है उसका कितना इम्पैक्ट जो है इनके नंबर्स के ऊपर देखने को मिलता है। तो 1-2 क्वार्टर्स का थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी सेंटिमेंटल इफेक्ट के कारण अगर देखें तो 10% 11% के आसपास की ज़्यादा ही गिरावट स्टॉक के अंदर हो चुकी है। ओवरऑल स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एच डी एफ सी ग्रुप अगर खाली इसकी बात करूँ तो वो अभी तक चला नहीं है कोई भी एच डी एफ सी का स्टॉक। मैं यही कहूँगा कि अगर आप होल्ड करते तो होल्ड करके रखिए। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है बालाजी अमाइंस। बालाजी अमाइंस भी अगर देखें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट पिछले कुछ टाइम में देखें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी थी। स्टॉक जो था वो 3,000 से अगर देखें तो 3800 के आसपास गया था, वहाँ से अगर गिरावट 3,000 के आसपास हुई, और वहाँ से जो गिरावट है वो 2500 के आसपास जाती हुई देखने को मिली। और अभी के लिए कल के दिन स्टॉक के अंदर थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिला था। कंपनी जो अपने नंबर्स है फाइनेंशियल Q3 के नंबर्स वो भी 6 फरवरी को पेश करने वाली है, जहां से अगर देखें तो स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली, बट फिर से जो है आज के दिन गिरावट देखने को मिली। मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला। कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट ओवर अलोकेशन जो है वो आपको नहीं करना है, क्योंकि 7,500 करोड़ की मार्केट कैप है, छोटी मार्केट कैप है। पी अगर देखें तो 18 के आसपास है। अल्काइल अमाइंस से काफ़ी ज़्यादा सस्ता देखने को मिलता है बालाजी अमाइंस, बट मार्केट कैप जो थोड़ी थोड़ी छोटी है। तो अगर आपके पास अगर रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ है तो और ऐड ना करिए, और इसके नंबर जो है वो 6 फरवरी को आएंगे, तो उसके बाद ही जो भी है आप बाइंग या सेलिंग का जो भी डिसीजन है वो आप ले सकते हो। इसके नंबर जैसे आएंगे मैं ये भी कवर करूँगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इसके ऊपर जो है क्या आपका स्टांस होना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है एफएल इंडिया। ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी देखने को मिलती है। आईटी स्टॉक्स के अगर बात करो तो नंबर जो है वो कुल मिला के सब ने अच्छे ही पेश किए। कहीं पर भी छोटी मोटी थोड़ी बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट हो सकता है, बट ओवरऑल आईटी स्टॉक्स की बात करें तो नंबर जो है वो अच्छे पेश किए। 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 58 के आसपास जो है कंपनी का पी है। लगभग 1300-1400 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता था, बट वहाँ से जो है गिरावट देखने को मिल चुकी है 18-20% के आसपास की। 5 साल की मैं बात करूँ तो स्टॉक ने जो है अभी भी 500% के आसपास के रिटर्न्स बनाए हैं। अगर इस कंपनी की भी मैं बात करूँ तो इसके भी जो नंबर्स हैं वो आपको 4 फरवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। 4 फरवरी, 6 फरवरी और 7 फरवरी जो है वो आपको ट्रैक करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी स्टॉक्स के जो नंबर्स हैं वो ये 3 डेट के ऊपर निकल के आने वाले हैं। ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है। होल्ड्स को होल्ड करिए और इसके नंबर्स का वेट करिए। अभी 1-2 दिन में ही नंबर्स आएंगे तो आपको जो है डिसीजन मेकिंग के लिए आसानी होगी। हालांकि मेरा जो लॉन्ग टर्म व्यू है कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं, और कंपनी काफ़ी अच्छी भी है और नंबर्स भी काफ़ी अच्छे पेश किए थे। बट अभी के लिए देखें तो आईटी सेक्टर भी गिर रहा है और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी जो है नेगेटिव है, तो स्टॉक्स के अंदर गिरावट जो है वो लाजमी है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है रिलैक्सो फुटवेयर। रिलैक्सो फुटवेयर की बात करूँ तो कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। लगभग 1% के आसपास की जो गिरावट है स्टॉक के अंदर आज भी देखने को मिल चुकी है। इसके भी जो नंबर्स है 4 फरवरी के आसपास ही आते हुए देखने को मिलेंगे। 4 फरवरी को Q3 के नंबर्स आएंगे, उसके बाद जो है आप डिसीजन ले सकते हो। मैंने पहले जुबिलेंट फूड की बात की, तो जुबिलेंट फूड में जैसे रॉ मटेरियल के प्राइसेस हाई हो चुके थे जिस वजह से इनका ओपीएम गिर गया, तो सेम केस जो है वो रिलैक्सो फुटवेयर के साथ भी हो सकता है। तो इसको अभी एवरेज मत करिए, मैं कहूँगा जैसे इसके नंबर्स जो है वो 4 फरवरी को आ जाए उसके बाद है जो है मुझे ऐसा लगता है कि जुबिलेंट फूड से थोड़ा सा हमें लर्निंग लेके कोई भी स्टॉक्स के अंदर अभी के लिए बाइंग नहीं करनी चाहिए। कैसे इन्होंने रॉ मटेरियल बाई किया है और इनका
जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो सुधरा है या नहीं सुधरा है, वो नंबर्स देखने के बाद ही आपको बाइंग करनी चाहिए। हालांकि मैं सेलिंग तो नहीं कहूँगा क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर अक्यूमुलेशन करना है रिलैक्सो फुटवेयर्स का तो अभी थोड़ा सा वेट करिए। 4 फरवरी को जैसे ही नंबर्स पेश करेंगे उसके बाद अगर और गिरावट अगर होती है तो वहाँ पे जो है आप एडिशन लगभग 750 के आसपास अगर आते हुए देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे जो है 750, 785, 780 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहाँ पे आप जो है स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर एसआईपी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है डिक्सन। सो डिक्सन के नंबर्स तो थोड़े बहुत ख़राब ही देखने को मिले थे और कंपनी का जो मैनेजमेंट था उन्होंने आउटलुक भी थोड़ा सा घटा ही दिया था, जिस वजह से स्टॉक के अंदर मैं पिछले 5 दिन की मैं बताना चाहूँगा। 5 दिन में 20% के आसपास की गिरावट हो चुकी थी, जहाँ से रिकवरी आई है। मैंने काफ़ी अच्छा वीडियो जो है वो मेरे चैनल के ऊपर बनाया था, उसकी लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे मैंने नंबर्स को डिटेल कवर किया था, वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक के अंदर जो है वो तेज़ी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि कंपनी ने गवर्नमेंट ने जो है वो कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करने का जो है वो डिसीजन लिया है। 2.5% से जो है कस्टम ड्यूटी घटेगी। किसके ऊपर घटेगी? टीवी पैनल्स के ऊपर। सो कंपनी जो है वो टीवी मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद वॉशिंग मशीन, एलईडी, सो ये सब का जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज करती है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप ऐसा बोल सकते हो। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जो है वो बढ़ावा देने के लिए या उसको बूस्ट करने के लिए अगर आप देखेंगे तो 2.5% से जो है वो कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया है। सो जिस वजह से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर 6% के आसपास की तेज़ी थी, बट थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है मार्केट प्रेशर की वजह से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल के दिन जाके बाइंग करना स्टार्ट कर दे डिक्सन टेक के अंदर। स्टॉक को थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए। ये तो न्यूज़ बेसिस के ऊपर भाग रहा है, बट इसका इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर्स के ऊपर कैसा होगा वो आपको देखना है। सो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको एडिशन करना है तो मैं यही कहूँगा कि थोड़े दिन रुक जाइए और जहाँ पे ये स्टॉक स्टेबल होता है कि नहीं होता है वो आपको देखना होगा। कौन से प्राइस पॉइंट पे स्टेबल हो जाता है, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दिखे तो वहाँ पे जो है आप एक एक दो दो स्टॉक करके जो है बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ओवरऑल स्टॉक एंड कंप्लीट मार्केट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है अलग अलग आर्टिकल्स को पढ़ने में, गैदर करने में और सब न्यूज़ को जो है कंपाइल करके आपको एक वीडियो के अंदर शो करने में। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस।